नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। दूसरी लहर अभी पूरी तरह से गई नहीं है, तीसरी लहर का खतरा बना हुआ है, लेकिन इस वक्त जब मामले बहुत कम हुए हैं या पहले से बहुत राहत है, तो लोगों को कहीं ना कहीं ये लगने लगा है कि यही वो वक्त है जब घूमने निकल जाना चाहिए, और इसका नतीजा भी देखने को मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश में लॉकडाउन में राहत देने का 1 महीना पूरा नहीं हुआ और राज्य में 6 से 7 लाख पर्यटक पहुंच चुके हैं। अच्छे मौसम और कोरोना के केसों में कमी की वजह से बड़ी संख्या में लोग घूमने के लिए पहुंचे हैं। राज्य के शिमला, धर्मशाला, कुल्लू और मनाली में बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। ऐसे में कोरोना के नियमों का पालन करवाना बहुत बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। लोग पूरी तरह से लापरवाह नजर आ रहे हैं। कुल्लू और मनाली में पर्यटक प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे, जिससे कोरोना का खतरा अब बढ़ने लगा है। हर साल राज्य में 1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा पर्यटक आते हैं, लेकिन पिछले साल हम जानते हैं कि कोरोना की वजह से पर्यटक जो है वो पहुंच नहीं पाए और पर्यटन उद्योग को यहाँ पर खासा नुकसान पहुंचा। सिर्फ 32 लाख पर्यटक ही पिछले साल पहुंचे थे। लेकिन तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की लापरवाही जो है वो लोग बरत रहे हैं। और यही तस्वीरें हैं जो हमको याद रखना चाहिए कि कुछ वक्त पहले ही किस तरह से ऑक्सीजन के लिए किल्लत हो रही थी, अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे थे और लोगों को कितनी परेशानी झेलनी पड़ी थी। तो इस वक्त सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। तो मामले देश में कोरोना के लगातार कम हो रहे हैं, पर अब भी 77 जिले ऐसे हैं जहां पर पॉजिटिविटी रेट जो है वो 10% से ज्यादा है। गृह मंत्रालय की अप्रैल की जो गाइडलाइंस है उसके मुताबिक जिन जिलों में पॉजिटिविटी रेट 10% से ज्यादा होगा वहां पर राहत और रियायत नहीं बल्कि सख्ती को जारी रखा जाएगा। हमारे सहयोगी परिमल कुमार की ये खास रिपोर्ट। 16 राज्यों के 77 जिले अब भी चिंता का सबब बने हुए हैं। यहाँ टेस्ट पॉजिटिविटी रेट 10% से ज्यादा है। इसमें नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों के 48 जिले शामिल हैं। यानी सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी रेट वाले जिलों में 62% जिले नॉर्थ ईस्ट से हैं। इनमें अरुणाचल प्रदेश के 19 जिले, राजस्थान के 12, केरल और मणिपुर के 8, मेघालय के 7, त्रिपुरा, नागालैंड और सिक्किम के 4, ओडिशा के 3, असम के 2 और आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र और पुद्दुचेरी के 1-1 जिले शामिल हैं। पिछले हफ्ते 10% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट वाले 71 जिले थे, जिनमें 6 और जिले शामिल हो गए हैं। वहीं 5% से ज्यादा और 10% से कम पॉजिटिविटी रेट वाले जिलों की तादाद 70 है, जो देश के 19 राज्यों से है। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर और हालात का जायजा लेने अरुणाचल प्रदेश, केरल, त्रिपुरा, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मणिपुर में सेंट्रल टीम भी भेजी गई है। कोरोना संक्रमण की जमीनी हकीकत का अंदाजा पॉजिटिविटी रेट के जरिए ही लगता है और उसी के दम पर काबू करने की रणनीति बनाई जाती है। पर आंकड़े बताते हैं कि खतरा कुछ इलाकों तक सिमटा जरूर है, पर फिलहाल टला नहीं है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। कर्नाटक में तकरीबन 2 महीने के लॉकडाउन के बाद अब ज्यादातर दुकानें खुल गई हैं और ऐसे में बाजार में काफी भीड़ भी होने लगी है। हालांकि प्रशासन ने मार्शल्स, पुलिसकर्मियों और अधिकारियों की 54 टीमें बनाई हैं जो भीड़भाड़ वाले इलाकों पर नजर रख सके, चालान काट रही है। स्थानीय लोगों और इस टीम के बीच काफी नोकझोंक भी देखने को मिल रही है। थिएटर, पब्स और शैक्षणिक संस्थान जो है उनके अलावा लगभग सब कुछ खोल दिया गया है, कुछ बंदिशों के साथ। लेकिन देखते हैं हमारे सहयोगी निहाल किदवई की रिपोर्ट। तकरीबन 2 महीने के लॉकडाउन के बाद जब बाजार खुला तो भीड़ बेकाबू होते दिखी। अब भी शहर में रोज 500 से ज्यादा कोरोना के मामले मिल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद मास्क न पहनने की लोगों के पास अपनी वजह होती है। आप लोग मास्क क्यों नहीं पहनते? मास्क पहनने में क्या परेशानी है? नहीं साहब, थोड़ा सर्दी के आया इसलिए साफ करने वास्ते पहना, निकाला था, मुझे दूसरा कुछ भी नहीं। आप पहनेंगे? पहनते घंटे 2 डबल है सर, डबल है। मास्क न लगाने पर लोगों का चालान काटा जा रहा है, तो वहीं जिन दुकानों पर भीड़ होती है चालान उनका भी कटता है। मैं चाहता हूं कि हमारे यहाँ काम करने वाले सुरक्षित रहें, हर इंसान सुरक्षित रहे, लेकिन यह तरीका ठीक नहीं है। आए, चालान काटा और चले गए। लोगों को शिक्षित करना चाहिए। लंबे अरसे तक लॉकडाउन रहा है, उसके बाद दुकानें खुली हैं
ऐसे में बाजार में भीड़ काफ़ी है, जगह जगह संघर्ष हो रहा है। लोगों को समझना चाहिए कि ये विशेष अभियान उनकी हिफाजत के लिए चलाया जा रहा है। ऐसे में संघर्ष की जगह वो सहयोग का रास्ता अपनाएं। These teams are basically are deployed. हमने इन सबों की तैनाती भीड़-भाड़ वाले बाजारों और ऐसी दूसरी जगहों के साथ-साथ मुख्य सड़कों पर भी कर रहे हैं ताकि लोग कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। Or where the movement of the population is more. ऐसी कुल 54 टीमें बनाई गई, यानी शहर के सभी 27 विधानसभा क्षेत्रों में 2-2 टीम। इस बार ये भी साफ कर दिया गया है कि अगर किसी ने बदतमीजी की तो गैर जमानती धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाए। बेंगलुरु से निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। अब कांग्रेस की कलह की बात करते हैं, जो किसी एक राज्य तक सिमटी हुई नहीं है। कई राज्यों में पार्टी के भीतर दिक्कतें चल रही हैं। पंजाब और राजस्थान का नाम था ही, अब हरियाणा कांग्रेस की खींचतान ने भी जोर पकड़ लिया है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के ज्यादातर विधायक पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ हैं और उन्होंने कुमारी शैलजा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शैलजा को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाकर हुड्डा को कमान सौंपने की मांग तेज हो गई है। हरियाणा के कुल 90 में से 31 विधायक कांग्रेस के हैं। इनमें से 21 कांग्रेस विधायकों की सोमवार को भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर बैठक हुई। इसके बाद ये 5-5 के ग्रुप में संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल से मिलने पहुंचे। मैं आपको लबोलबाब ये बताऊं कि हमने जो बात इनको कही है उसमें कि पार्टी मजबूती कैसे मिले, ये बात हम कह के आए हैं। क्योंकि कोरोना के पीड़ में और किसान आंदोलन के बीच में मतलब कैसे पार्टी मजबूत हो, ये हमने डिस्कस किया है। हरियाणा में 2014 में सत्ता गंवाने के बाद कांग्रेस 2019 में भी वापसी नहीं कर पाई। बीजेपी की गैर जाट राजनीति को तवज्जो देना इसकी वजह बताई जाती है, जबकि कांग्रेस की राजनीति में जाटों का बोलबाला रहा है। पहले अशोक तंवर और फिर उसके बाद कुमारी शैलजा को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर कांग्रेस ने संतुलन बनाने की कोशिश की है, लेकिन शैलजा की सांगठनिक क्षमता पर हुड्डा समर्थक सवाल उठा रहे हैं। शैलजा जी पार्टी की अध्यक्ष है, पर जहाँ तक बाकी प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अभी गठन नहीं हुआ है और डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी का गठन नहीं हुआ है, ब्लॉक का भी नहीं। तो कहने का मतलब है कि अक्षमता है एक तरह से संगठन जो अभी नहीं बनना चाहिए। वी आर लेट। तो आप लोगों की ये मांग है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अध्यक्ष बनाया जाए और संगठन को मजबूती दी जाए। इट इज ए चेंज ऑफ लीडरशिप इन द स्टेट इज ए प्रेरोगेटिव ऑफ द हाई कमांड जी। लेकिन आप लोगों की इच्छा तो है ना। नहीं, वी हैव एक्सप्रेस आवर व्यूज इन कॉन्फिडेंशियल हमने अपने व्यूज एक्सप्रेस किए हैं। हुड्डा समर्थक विधायकों ने राहुल गांधी से मुलाकात की भी इच्छा जताई है। राज्य में बीजेपी और जेजेपी की गठबंधन सरकार है। चुनाव तो अब 2024 में ही होने हैं, लेकिन किसान आंदोलन की वजह से राज्य में जो जमीन तैयार हुई है उससे कांग्रेस की फसल अच्छी होने की उम्मीद है। हुड्डा समर्थकों ने भी इसलिए अभी से जोर लगाना शुरू कर दिया है। नई दिल्ली से उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। उधर पंजाब कांग्रेस में जारी विवाद को लेकर आज राज्य के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह सोनिया गांधी से मुलाकात करने जा रहे हैं। पंजाब में अमरिंदर सिंह और सिद्धू के बीच लंबे वक्त से विवाद चल रहा है और मामले को हल करने के लिए कांग्रेस आलाकमान ने 3 सदस्यों की एक कमेटी भी बनाई थी, जिसके सामने विधायक और ये दोनों नेता पेश भी हुए थे, लेकिन अब तक बात नहीं बनी है। इसके बाद सिद्धू ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से भी मुलाकात की है और अब आज कैप्टन की मुलाकात के बाद देखना है कि क्या ये मामला सुलझ पाएगा या नहीं। महाराष्ट्र की बात करते हैं, जहां पर विधानसभा का मानसून सत्र का पहला दिन काफी हंगामेदार रहा। विधानसभा के पीठासीन अधिकारी के साथ गाली गलौज और धक्का मुक्की के आरोप में 12 बीजेपी विधायकों को 1 साल के लिए निलंबित कर दिया गया है। बीजेपी इस कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बता रही है, लेकिन आगे इस मामले में बहुत कुछ होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब बीजेपी आर या पार की स्थिती में आ गई है। सोहित मिश्रा की यह खास रिपोर्ट। विरोधी पक्ष नेते आणि सदस्य हे शांत होण्याच्या मनस्थितीत तर नव्हतेच, पण त्याच वेळेला या बाजूचे अनेक सदस्य आतमध्ये आले,
आणि माझ्या आई बहिणीवरून शिव्या देऊन आतमध्ये घुसले. आणि घुसले ते घुसले. काही सदस्यांनी त्यांना आवरण्याचा प्रयत्न केला तर जशी एखादी राडेबाज असतात, गावगुंड असतात, अशा पद्धतीचे लोकप्रतिनिधी आमच्या अंगावर तुटून पड़त होते. महाराष्ट्र विधानसभा के पीठासीन अधिकारी और शिवसेना विधायक भास्कर जाधव ने मॉनसून सत्र के पहले दिन विधानसभा में बताया कि ओबीसी आरक्षण पर चर्चा के बाद जब विधानसभा को स्थगित किया गया तब बीजेपी के कुछ विधायकों ने उनके साथ गाली गलौज और धक्का मुक्की की. कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने भी ट्वीट कर वीडियो साझा किया जिसमें बीजेपी विधायकों को स्पीकर के चेंबर में जाते देखा जा सकता है, जिसके बाद महाराष्ट्र विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर इस मामले में बीजेपी के 12 विधायकों को निलंबित किया. सभागृहात पीठासीन अधिकाऱ्यांना उद्देशून अर्वाच्या भाषेत संभाषण केले, माईक व राजदंड उचलण्याचा प्रयत्न केला. वारंवार सूचना देऊनही सभागृह तहकूब झाल्यानंतर सुद्धा माननीय अध्यक्षांच्या दालनात पुन्हा एकदा सर्व सदस्यांनी गैरवर्तन केले आणि तालिका पीठासीन अधिकाऱ्यांना शिवीगाळ व धक्काबुक्की केली. सभागृहाची प्रतिष्ठा मलिन करणारे अत्यंत अशोभनीय व बेशिस्त गैरवर्तन केल्यामुळे ही विधानसभा ठराव करीत आहे की यांचे सदस्यत्व 1 वर्षाकरता निलंबित करण्यात यावे. विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस ने इस प्रस्ताव को राजनीति से प्रेरित बताया. विधानसभा में जहां उन्होंने माना कि उनके विधायकों की ओर से गलत शब्दों का इस्तेमाल किया गया, तो वहीं मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार झूठ बोल रही है. कोई भी गाली बीजेपी के किसी भी सदस्य ने नहीं दी. गाली किसने दी हम सबने सुनी है. मैं यहाँ बोलना नहीं चाहता, लेकिन हम सबने सुनी है किसने गाली दी है और ये सत्य बाहर भी आएगा. लेकिन उसके बाद जब बातचीत हुई, हमारे आशीष शेलार जी ने पीठासीन अधिकारी के साथ उनकी क्षमा याचना भी की. अंदर जब गर्मागर्मी हुई उसके बाद हमारे मुख्य प्रतोद आशीष शेलार जी ने मामला खत्म होने के बाद बड़े दिल से, आखिर आप तालिका अध्यक्ष हैं, इसके लिए उनकी माफी मांगी. पिछले विधानसभा सत्र में जहां बीजेपी महाविकास आघाड़ी पर हावी होते हुए नजर आई थी, तो वहीं इस बार सत्र के पहले ही दिन बीजेपी के विधायकों पर कार्रवाई हो गई. सोमवार को मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले जहां बीजेपी और शिवसेना के बीच बढ़ती नजदीकियों की चर्चा की जा रही थी, तो वहीं शाम होते होते बीजेपी के 12 विधायक निलंबित हो गए. बहरहाल महाराष्ट्र विधानसभा में अब तक स्पीकर का चुनाव नहीं हुआ है. अब ये देखना अहम होगा कि जब बीजेपी के इन 12 विधायकों को निलंबित कर दिया गया है, तो क्या इसके बाद सरकार की ओर से स्पीकर पद का चुनाव सत्र के दूसरे दिन किया जाता है या नहीं. मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया. एलजेपी की बात करते हैं, जहां पर बागी गुट के अध्यक्ष और चिराग पासवान के चाचा पशुपति कुमार पारस कल शाम पटना में खरीदारी करते हुए नजर आए. दरअसल ये खबर आ रही है कि पारस को बीजेपी के नेतृत्व से आश्वासन मिल गया है कि जब भी कैबिनेट का विस्तार होगा उन्हें मंत्री पद मिलेगा, उन्हें मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी. जब उनसे मंत्रिमंडल विस्तार के बारे में पूछा गया तो वो राज को राज रहने दो कहकर जवाब को टाल गए. क्या अमित शाह जी का भी फोन आया था? काफी चर्चा है. मैं तो भीड़ में फंसा हुआ था, मुझको पता नहीं है कि अमित शाह जी का टेलीफोन आया था कि नहीं था. हो सकता आया भी हो. वैसी बात हुई. हमारी कोई बात नहीं होती है, मैं कहीं जाता भी नहीं हूँ. वैसी बात होगी तो उनका टेलीफोन आएगा, मैं बात कर लूँगा. नहीं, पूरा पूरे मीडिया में चर्चा है कि आपसे बात हुई है. मतलब अब कुछ राज को राज रहने दीजिए. शपथ ले रहे हैं. अरे राज को राज रहने दीजिए. चलिए. और अब गुड मॉर्निंग इंडिया में वक्त हो गया है टॉप न्यूज का. एनडीटीवी इंडिया आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं. रोज हम आपको 5 खबरें दिखाते हैं, आप चुन सकते हैं अपनी पसंद की खबर. पहली खबर है, आज फाइनली कैप्टन अमरिंदर सिंह को आला कमान का बुलावा आ गया है. आज शाम वो सोनिया गांधी से मुलाकात करने वाले हैं. दूसरी खबर महाराष्ट्र से, जहां पर 12 बीजेपी विधायक साल भर के लिए विधानसभा से सस्पेंड कर दिए गए हैं. तीसरी खबर असम से आई, जहां पर मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का आदेश आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि भागते अपराधियों को गोली मारने का पैटर्न अपनाए पुलिस. चौथी खबर है, जमानत के लिए लड़ते लड़ते फादर स्टैन स्वामी की मौत हो गई है. पांचवी खबर,
अगले साल 2 हिस्सों में होगी सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा। सिलेबस में भी कटौती की गई है। आप हमारे YouTube चैनल पर जाइए, इस पोल में हिस्सा लीजिए, चुनिए अपनी पसंद की खबर। उस खबर को हम आपको विस्तार से एनडीटीवी इंडिया और उसके YouTube चैनल पर दिन भर दिखाएंगे। गुड मॉर्निंग इंडिया में इतना ही। नमस्कार।